प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टडी किया था और वहां पर हम लोगों ने देखा था कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि अगर दो मासेस हैं m1 और m2, तो उनके बीच में लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसकी वैल्यू g इंटू एम वन इंटू एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होती है, जहां पर स्मॉल आर जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए जो F है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, m1 है मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, और r जो है वो डिस्टेंस है दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर के बीच में। यहाँ पर जो ये फैक्टर g है ये एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। ये जो फैक्टर है ये यूनिवर्सल किस लिए कहलाता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g जो है वो इसलिए यूनिवर्सल कहलाता है क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ चीजों से इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि कांस्टेंट होती है इसकी वैल्यू। और वो कौन कौन सी चीजें हैं जिससे कि जी की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, यानी m1 और m2 पर जी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। ठीक इसी तरीके से इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर, यानी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट्स से भी ये जी जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, उस पर वो डिपेंड नहीं करता है। इसके अलावा जो शेप एंड साइज है, शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जेक्ट्स का शेप और साइज कुछ भी क्यों ना हो, जी की वैल्यू उस पर डिपेंड नहीं करती है। इसके अलावा जो मीडिया है या जो मीडियम है जिसमें कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को रखा हुआ है, उस मीडियम पर भी जी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। तो मीडियम, अगर मीडियम सपोज एयर है, यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स अगर एयर में रखे हुए हैं, या फिर दोनों ऑब्जेक्ट्स को वाटर में रखा हुआ है, या फिर दोनों ऑब्जेक्ट्स वैक्यूम में भले ही क्यों ना हो, हर केस में कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, उसकी वैल्यू वेरी नहीं करेगी। और फाइनली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हों या फिर वो सेलेस्टियल हों, दोनों ही केसेस में जी की वैल्यू सेम बनी रहेगी। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अर्थ पर रखे हुए हैं या फिर वो आउटर स्पेस में कहीं पर हैं। दैट इज टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल। तो इन सब फैक्टर्स से इंडिपेंडेंट होने की वजह से कैपिटल जी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की यूनिट निकालने के लिए हम लोग न्यूटन के द्वारा दिए हुए इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो यहाँ पर F की वैल्यू है जी इंटू एम वन इंटू एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से कैपिटल जी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, कैपिटल जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वन मल्टीप्लाइड बाय एम टू। अब जी की यूनिट अगर हमें निकालनी है तो हम यहाँ पर जो भी ये फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हैं इन सबकी यूनिट्स निकाल लेंगे, तो उससे जी की यूनिट भी निकल के आ जाएगी। तो हम यहाँ पर जी की एसआई यूनिट डिराइव करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनकी भी एसआई यूनिट यूज करेंगे। तो एफ यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन्स।
स्मॉल r डिस्टेंस है और डिस्टेंस की SI यूनिट मीटर्स होती है, डिवाइडेड बाय m1 यानी मास की SI यूनिट kg होती है, मल्टीप्लाइड बाय ये जो सेकंड वाला मास है इसकी भी यूनिट जो है वो kg होगी। तो इन सब फिजिकल क्वांटिटीज की SI यूनिट को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लिया है और उससे हमें कैपिटल G की यूनिट मिल जाएगी, जो कि आ जाएगी n इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर। तो ये जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की SI यूनिट होती है। इसी तरह से अब हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो देखेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो इस फॉर्मूले से कैपिटल G की जो वैल्यू है वो आती है F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 मल्टीप्लाइड बाय m2। सपोज हमारे पास जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो मास है m1 दैट इज इक्वल टू 1 kg, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका मास भी सपोज 1 kg है, और दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हम स्मॉल r से यहाँ पे डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू सपोज 1 मीटर्स है। यानी दो ऑब्जेक्ट्स 1 kg के हैं, यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो सपोज 1 मीटर्स है, यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो उस केस में अगर यहाँ पर हम कैपिटल G की वैल्यू निकालें तो कैपिटल G की वैल्यू आ जाती है F मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1। इसकी वैल्यू हो जाती है F के बराबर। इससे क्लियर हो जाता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स जिनके मासेस 1 kg हैं और जो एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं उनके बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है। तो हेनरी कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट ने कैपिटल G की वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली जो है वो डिटरमिन किया था, और इसकी वैल्यू जो है कैपिटल G की वो होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और इसकी यूनिट जो हम पहले ही देख चुके हैं वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। तो कैपिटल जी की इस वैल्यू को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें इसकी वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशंस करनी होंगी। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य है वो ये कि g की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होती है, जो कि एक बहुत छोटा नंबर है। तो इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पर रखते हैं तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू निकल के आती है वो बहुत छोटी वैल्यू होती है। तो इसकी वजह से नॉर्मल केसेस में यानी छोटे ऑब्जेक्ट्स के केस में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो लगभग लगभग इनसिग्निफिकेंट होता है। इसलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम लोग एक वीक फोर्स बोलते हैं। केवल उन केसेस में जहां मासेस की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जैसे कि प्लैनेट्स के केस में या स्टार्स के केस में, वहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू सिग्निफिकेंट हो जाती है, क्योंकि मासेस जो हैं वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के कंपैरिजन में भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो एक सिग्निफिकेंट वैल्यू ले लेता है।